दरियापुर नामक सुंदर गांव एक छोटी सी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। उस गांव में एक था आनंद प्रकाश और एक था रामधन। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों ही बचपन के दोस्त थे। दोनों की माली हालत अच्छी नहीं थी। उन्होंने साथ में बहुत काम किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अच्छे काम की तलाश में कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन उनके किसी मित्र ने उन्हें जमीन खरीदने बेचने के काम की सलाह दी। वो बोला, जमीन के रेट दिन रात तरक्की कर रहे हैं। शहर में प्लॉट खरीदने को लेकर बहुत मारामारी है। गांव के लोग गांव छोड़कर शहर में आकर बस रहे हैं, इसलिए जमीन के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरी बात मानो तो तुम यह काम शुरू कर दो, तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। उनको अपने मित्र की यह सलाह बहुत पसंद आई और फिर वो वहां से घर की ओर चल पड़े। वे दोनों रामधन के घर आए तो आनंद प्रकाश ने रामधन से कहा, भाई, जमीन खरीदने बेचने का काम तो अच्छा है, लेकिन इस काम के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है। रामधन ने कहा, भाई, यही बात मेरे दिमाग में भी चल रही थी। हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्यों ना हम अपने अपने घरों को गिरवी रख दे। जब हम इस काम से पैसा कमा लेंगे तो अपना अपना घर भी छुड़ा लेंगे। रामधन की पत्नी भी खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। रामधन और आनंद प्रकाश इस बात को लेकर सहमत हो गए। उसके बाद आनंद प्रकाश अपनी घर की ओर चल पड़ा। उसके जाने के बाद रामधन की पत्नी ने कहा, देखो जी, मकान गिरवी रखना कहाँ की समझदारी है। और फिर हमारे पास एक ही मकान है। अगर समय पर पैसा नहीं लौटा पाए तो हम घर से बेघर हो जाएंगे। रामधन ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तुम क्यों चिंता करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। घर भी हमारे पास रहेगा और समय पर कर्ज भी चुका दिया जाएगा। क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? अगले दिन आनंद प्रकाश और रामधन एक बहुत बड़े सेठ के पास कर्ज लेने के लिए चले जाते हैं। आनंद प्रकाश सेठ जी से कहता है, सेठ जी, हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है। हम महीने भर में आपकी यह रकम ब्याज समेत वापस लौटा देंगे। सेठ जी कहते हैं, वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि आप लोग 1 महीने में मेरा पैसा वापस लौटा दोगे, और वो भी ब्याज समेत। तभी रामधन कहता है, सेठ जी, हमारे पास हमारे घर के कागज है। अगर हम 1 महीने में आपके पैसे वापस नहीं लौटा पाए तो आप ये कागज रख लीजिए, पर हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए। सेठ जी उन दोनों की बात का भरोसा करके घर के कागज अपने पास रख लेता है और उन्हें 1 लाख रुपए दे देता है। सेठ जी से पैसे लेकर दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। अगले दिन से ही उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम शुरू कर दिया। दोनों शहर से सटे हुए बागों, खेतों की जमीन सस्ते दामों पर खरीदकर उनके प्लॉट काटकर ग्राहकों को ऊंची कीमत पर बेचने लगे। इससे उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। कुछ ही दिनों में उन्होंने सेठ से जो पैसा लिया था वह ब्याज समेत वापस करके घर के कागज वापस ले लिए। रामधन को आनंद प्रकाश पर अटूट विश्वास था। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से संबंधित सभी रकम आनंद प्रकाश अपने घर पर एक मजबूत लॉकर में रखता था। रामधन भी अपने पास नकद रुपये न रखकर आनंद प्रकाश को रखने को दे देता था। जब भी उसको जरूरत होती तो वह आनंद प्रकाश से रुपया ले लेता। एक दिन रामधन की पत्नी ने रामधन को टोका और कहा, सारा पैसा आनंद प्रकाश के पास रखना कहाँ की समझदारी है। अपने पास भी तो कुछ पैसा इकट्ठा करके रखो। अपने पैसों के लिए भी आनंद प्रकाश के पास जाकर हाथ फैलाने पड़ते हैं। ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन उल्टा रामधन अपनी पत्नी को समझाता और कहता, तुम्हें किस चीज की कमी है? जब भी जितने भी पैसों की जरूरत होती है वह मैं आनंद प्रकाश से ले आता हूँ। मैं बैंक में ज्यादा पैसे नहीं रख सकता। बैंक में पैसे रखूंगा तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जब हमारे सब काम अच्छे से चल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? पैसे उसके पास रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है। तुम बेकार में डरती हो। मेरा मित्र धोखेबाज नहीं है। तुम पैसों की ओर से निश्चिंत रहो। रामधन की पत्नी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, वह तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना आलीशान 2 मंजिली घर बनवाया है।
और तो और वह अपने बच्चों को भी MBBS जैसे बड़े बड़े कोर्स करवा रहा है, लेकिन तुम हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। यह तो गलत बात है आपकी। आनंद प्रकाश यह सब इसी बिजनेस के पैसे से ही तो कर रहा है। आपके लाभ के रुपए भी वो अपने काम में ले रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास मतलब घर पर रखो। कल को आनंद प्रकाश की नीयत में खोट आ गया तो क्या होगा? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें पैसों की वजह से दिक्कत उठानी पड़ी हो? नहीं ना। आधी रात को भी वह हमारे लिए तन मन धन से खड़ा है। अरे भाग्यवान, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं बहुत जल्द मौका देखकर आनंद प्रकाश से अपने लाभ के सारे पैसे मांग लूंगा। अब ठीक है? यह कहकर रामधन ने बात खत्म की। अब आनंद प्रकाश और रामधन की नजर शहर से सटे आमों के एक बाग को खरीदकर प्लॉटिंग करने की थी। इसके लिए 3 करोड़ रुपयों की जरूरत थी। 3 करोड़ रुपयों को जुटाने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों व परिचितों को भी अपने साथ प्रॉपर्टी में रुपया लगाने को उकसाया। उन्हें ब्याज के रूप में एक मोटी रकम देने का ऑफर दिया। देखो भाई सुरेश, अपना कुल मिलाकर बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मैंने आपके बारे में भी कुछ अच्छा ही सोचा है। आप मुझे 1 लाख रुपए दो। इसके बदले मैं तुम्हें 1 साल में 30% ब्याज के साथ 1,30,000 रुपए दूंगा। रामधन भाई, मैं कल ही आपके घर 1 लाख रुपए लेकर आता हूँ, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, ये रुपए मेरी जिंदगी भर की कमाई है, पर मुझे आप पर अपने से भी ज्यादा भरोसा है। आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। देखते देखते उन दोनों के पास 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। यह सभी रुपया आनंद प्रकाश की तिजोरी में रखे हुए थे। इन 2 करोड़ रुपए में से लगभग 80 लाख रुपया रामधन ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से लेकर आनंद प्रकाश को दिए थे। वे बाग खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक रात आनंद प्रकाश को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। उनकी चीख निकल ना पाई और सोते सोते रात में ही खत्म हो गए। तसल्ली के लिए उनके परिजन उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया, देखिए, आनंद प्रकाश एक शुगर के मरीज थे। शुगर वाले मरीजों को अचानक ही सही सलामत हालत में कभी भी अटैक पड़ जाता है। इस अटैक के लक्षण नजर नहीं आते। जब तक व्यक्ति कुछ समझ पाता है, प्राण पखेरु हो जाते हैं। आनंद प्रकाश के साथ भी यही हुआ। इसलिए शुगर के मरीजों का शुगर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। आनंद प्रकाश के बेटे सूरज ने फोन करके रामधन को आनंद प्रकाश की मौत की खबर दी। हेलो अंकल जी, मैं सूरज बोल रहा हूँ। हाँ सूरज, बोलो बेटा, कैसे हो? अंकल जी, वो पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? कब? ये कैसे हुआ बेटा? अंकल जी, पिताजी रात को सोए थे, लेकिन सुबह उनकी आंख नहीं खुली। हम सब उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। यह सुनकर रामधन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उन्हें तुरंत उन रुपयों का ध्यान आया जो उन्होंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से निवेश के लिए उधार लिए थे तथा वे रुपए आनंद प्रकाश के पास उनकी तिजोरी में रखवा दिए थे। वे सोचने लगे, अगर आनंद प्रकाश के बच्चे बेईमान हो गए, उन्होंने वो पैसे ना दिए तो क्या होगा? मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। अपना घर जमीन बेचकर भी मैं इतना पैसा नहीं जुटा सकूंगा। जब आनंद प्रकाश का अंतिम संस्कार हो गया, तब उन्होंने आनंद प्रकाश के बेटे सूरज से पैसों के बारे में बात की। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने और मैंने लोगों से ब्याज पर लेकर पैसे इकट्ठे किए थे और वो हमने तुम्हारे घर पर एक तिजोरी में रखवा दिए थे। सूरज ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अंकल जी, मुझे इस बारे में पता है। पिताजी ने मुझे इस बारे में बताया था कि आप दोनों एक बाग खरीदकर उसकी प्लॉटिंग करके बेचना चाहते हो। मैं घर जाकर उनकी तिजोरी चेक करता हूँ और फिर आपको बुलाकर वे रुपए दे दूंगा। आप परेशान ना होइए। ये सुनकर रामधन की जान में जान आ गई। 2 दिन बाद सूरज ने फोन करके रामधन को बताया, अंकल जी, मैंने पिताजी की तिजोरी खोलकर देखी थी, लेकिन उसमें पैसे नहीं मिले।
पता नहीं पिताजी ने वो पैसे कहाँ रख दिए, किसको दे दिए। मैं नहीं जानता कि आखिर पैसे किधर गए। यह राज तो उनके साथ ही चला गया। जैसे ही पैसों के बारे में मुझे कोई जानकारी मिलेगी, मैं आपको फोन करके बता दूंगा। रामधन समझ गए कि सूरज की नीयत में खोट आ गया है, इसलिए वह रुपए ना लौटाने के लिए बहाने बना रहा है। उन्हें रह रहकर अपनी पत्नी की नसीहत याद आ रही थी। वे सोच रहे थे, काश मैंने अपनी पत्नी की बातों पर अमल करके अपने प्रॉफिट के पैसों को अपने पास रखा होता तो कितना अच्छा होता। उनका आज तक का सारा प्रॉफिट, जो लगभग 70 लाख रुपए था, वह तो डूब ही गया था। साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से निवेश के लिए लगभग 80 लाख की जो रकम उन्होंने ली थी, वह भी डूब गई। अपना नुकसान तो वे सह लेते, लेकिन अब वो अपने रिश्तेदारों से कैसे नजर मिला पाएगा? इस बात ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। वे बुरी तरह टूट गए। उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, खुद को घर में कैद रखने लगे। उसकी पत्नी ने उन्हें खूब समझाने की कोशिश की। देखो जी, आप अपना ख्याल रखो, जो हो गया सो हो गया। अब आप अपने शरीर का क्यों नाश कर रही हो? चिंता करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन न चाहते हुए भी उनका ध्यान बार बार आनंद प्रकाश और निवेश हेतु लिए गए उधार के रुपयों पर रह जाता। उनका खाना पीना सब बंद हो गया। आनंद प्रकाश की मौत के 2 महीने बाद एक दिन ज्यादा सोचने की वजह से रामधन को भी अटैक पड़ गया और उनकी मौत हो गई। स्कूल की घंटी बजते ही सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तभी एक बच्चा स्कूल के बाहर खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर खाने लगता है। गरीब बच्चा सोनू ललचाई आंखों से आइसक्रीम की तरफ देख रहा था। तभी वह लड़का कहता है, अरे भूखे नंगे, तू मेरी आइसक्रीम को ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहा है? चल भाग, भिखारी कहीं का। ऐसे कहते हुए वो लड़का सोनू को धक्का दे देता है। सोनू कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप रोते हुए अपने घर चला जाता है। वो अपनी माँ मीना से कहता है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? आपको पता है, मेरे सभी दोस्तों के घर में एयर कंडीशनर, फ्रिज और एसी है। एक हम ही फटीचर हैं, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, एक फ्रिज तक नहीं। सोनू की बात सुनकर मीना उसे समझाती है, सोनू बेटा, तेरे गरीब बाबू के पास इतने पैसे नहीं है जो कि वह फ्रिज खरीद सके। माँ, जब आपसे आपके बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं होती तो आपने हमें पैदा ही क्यों किया? ऐसी गर्मी और गरीबी से जीने से अच्छा तो हम इस दुनिया में आते ही नहीं। ना हमारे पास अच्छा घर है, इसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है। फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं और सूखा रूखा खाना पड़ता है। सारी जिंदगी हम इसी गरीबी और गर्मी में सड़ते रहेंगे। ऐसा कहते हुए सोनू अंदर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनू की माँ ने सोनू को 2 रुपए देते हुए कहा, बेटा, आज गर्मी बहुत है, हम बर्फ का ठंडा पानी पिएंगे। सोनू ने कहा, माँ, मुझे शर्म आती है 2 रुपए की बर्फ लाने में। दुकानदार हमेशा चिक चिक करता है, कहता है 5 रुपए की बर्फ है, फिर भी मुझे दे देता है, यह कहकर कि अगली बार 5 रुपए ले आना। मोहल्ले के सभी घरों में फ्रिज आ चुके हैं, सब फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। अपने घर में कब फ्रिज आएगा माँ? तब सोनू की माँ ने कहा, बेटा, तेरे बाबू जितना कमाते हैं सब घर खर्च हो जाता है, हम फ्रिज नहीं खरीद सकते। सोनू 2 रुपए लेकर बर्फ लेने चल पड़ा। इस बार दुकानदार अपनी बात पर अड़ गया। तू फिर आ गया 2 रुपए लेकर? इस बार तुझे बर्फ नहीं मिलेगी, जा कोई दूसरी दुकान ढूंढ ले। पता नहीं कहां से आ जाते हैं भीखमंगे। सोनू ने सारी मार्केट छान मारी, मगर 2 रुपए की बर्फ कहीं नहीं मिली। अंत में उसे खाली हाथ वापस घर लौटना पड़ा। मीना सोनू को खाली हाथ देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, बर्फ नहीं मिली? सोनू कहता है, माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था 2 रुपए की बर्फ कोई नहीं देता। सोनू बेटा, तू चिंता मत कर,
मैं तेरी पड़ोस वाली आंटी से पूछ कर आती हूँ, फिर हम सब मिलकर बर्फ का ठंडा पानी पियेंगे। सोनू भी अपनी माँ के पीछे पीछे चला जाता है। अरे कमल बहन, थोड़ी सी बर्फ मिल जाएगी, आज गर्मी बहुत है और बच्चे ठंडा पानी पीने की जिद कर रहे हैं। अरे तेरा तो हर रोज का काम है बर्फ मांगने का। हमारे फ्रीज का बिजली का बिल भी आता है, तुम्हारे घर फ्रीज नहीं है तो हम क्या करें? सोनू अपनी माँ के पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था। अगले दिन सोनू की माँ और बहन घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी गली में ऑटो रिक्शा पर लदा एक फ्रिज आता है तो सोनू की बहन कहती है, लो, एक और पड़ोसी का फ्रिज आ गया। अपनी बहन की बात सुनकर सोनू बाहर की तरफ चल पड़ा। मीना ने एक बार टोका भी। बेटा सोनू, इतनी भरी दोपहरी में कहाँ जा रहा है? मगर सोनू ने कोई जवाब नहीं दिया। सोनू एक बड़ी सी फ्रिज की दुकान पर पहुंच गया। वहां बहुत सारे छोटे बड़े फ्रिज रखे हुए थे। उन फ्रिजों को देखकर सोनू का मन बड़ा खुश हो गया। काफी देर तक उन फ्रिजों को देखता रहा। तभी दुकान के मालिक ने अपने नौकर से कहा, अरे रामलाल, जरा देख दुकान के बाहर कौन लड़का खड़ा है, कहीं चोर ना हो। वह नौकर गले में गमछा डाले सोनू की ओर बढ़ा और कहने लगा, अरे ओ छोटू, क्या चाहिए तुझे? इतनी देर से दुकान के अंदर क्यों झांक रहा है? नौकर की बात सुनकर पहले तो सोनू डर गया कि इन्हें क्या जवाब दूं। फिर सोनू बोला, जी हमारे घर फ्रिज नहीं है, मुझे एक नया फ्रिज खरीदना था। सोनू की बात सुनकर नौकर उसे दुकान के अंदर ले गया और दुकानदार से मिलवा दिया। दुकानदार ने सोनू को नीचे से ऊपर तक देखा, फिर बोला, हाँ बोल छोकरे, तुझे क्या चाहिए? हम फ्रिज बेचते हैं। सोनू ने कहा, अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मुझे एक फ्रिज खरीदना था। दुकानदार ने एक फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह लाल रंग का फ्रिज, इसकी कीमत 3,500 रुपए है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? दुकानदार की बात सुनकर सोनू ने कहा, अभी तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा। क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हो? दुकानदार कहने लगा, हम बच्चों को काम पर नहीं रखते, बड़े बड़े फ्रिज रिक्शा में लादने होते हैं। तुमसे फ्रिज तो हिलेगा भी नहीं, घर घर फ्रिज पहुंचाने भी पड़ते हैं। सोनू ने कहा, जी मैं सब काम कर लूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे एक फ्रिज खरीदना है, इसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। दुकानदार कहने लगा, बेटा मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता, बात समझा करो, तुम अभी बहुत छोटे हो। सोनू 2 घंटे तक दुकान के बाहर खड़ा रहा। फिर अचानक दुकानदार बोला, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम सोनू है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी पढ़ाई भी ना रुके। तुम रोज सुबह 7 बजे मेरी दुकान पर आओगे, 2 घंटे काम करोगे, उसके बाद तुम स्कूल चले जाना। दोपहर के 2 बजे छुट्टी होने के बाद तुम सीधे दुकान पर आओगे, 2 घंटे काम करोगे, फिर घर चले जाना। यही रोज का नियम रहेगा। दुकानदार से नौकरी की बात करके सोनू खुशी खुशी घर लौट आया। सोनू को काम करते करते 1 महीना बीत जाता है। एक दिन सोनू की माँ ने सोनू से कहा, सोनू, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं देख रही हूँ तू रोज स्कूल से लेट आता है। स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे हो जाती है, फिर तू 3 घंटे कहाँ गायब रहता है और सुबह भी घर से 2 घंटे पहले ही चला जाता है। कहीं आवारा लड़कों के साथ तो नहीं घूमने लगा? सोनू की खामोशी देखकर बहन भी बोल पड़ी, पहले तो सोनू घर में ही रहता था, अब 1 महीने से बाहर ही घूमता रहता है। इतने में सोनू का पिता भी काम करके घर आ जाता है। वो सोनू की माँ से कहता है, अरे क्या हुआ भाई, मेरे पीछे से क्या बातें हो रही है, मुझे भी तो पता चले। मीना कहती है, देखो ना, सोनू हर रोज सुबह घर से जल्दी चला जाता है और शाम को भी लेट आता है। पता नहीं ये इतना टाइम कहाँ घूमता रहता है। सोनू के पिता गोपाल जी कहते हैं, क्यों बे सोनू के बच्चे, बता, इतनी देर तक तू घर से बाहर क्या करता है? कहीं आवारा दोस्तों के साथ तो नहीं घूमने लगा तू? सोनू कुछ नहीं बोलता।
और चुपचाप खड़े होकर अपने पिता की बातें सुनता रहा। सोनू की खामोशी देखकर गोपाल जी कहते हैं, लगता है इसे कमरे में कैद करके रखना पड़ेगा, तभी ये सुधरेगा। अगली सुबह सोनू की आंख खुली तो उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। सोनू के घर दीवार पर एक छोटी खिड़की थी जो पड़ोसी की छत की तरफ लगी थी। सोनू एक स्टूल की मदद से खिड़की पर चढ़ा और पड़ोसी की छत पर कूद गया और दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता बाहर गली में आ गया। मौका अच्छा था, किसी ने देखा नहीं। फिर रोज की तरह 5 बजे घर वापस लौट आया तो मीना दूसरी पड़ोसन से बातें कर रही थी। वो सोनू को देखते ही बोली, सुबह मैंने जब ताला खोला तो तू कमरे में नहीं था, अब आ रहा है मौज मस्ती करके। आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ूंगी। मीना सोनू को कमरे में ले गई और सोनू की बहन ने उसके दोनों हाथ पैर बांध दिए। तभी मीना ने कहा, सोनू तू सच सच बता, हर रोज कहाँ जाता है? अपनी माँ की बातों का सोनू ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सोनू के पिताजी ने एक मोटे डंडे से सोनू को खूब मारा। पड़ोसियों ने आकर सोनू को बचाया। अरे ओ गोपाल, बच्चे की जान लेगा क्या? गोपाल जी बोले, आप लोग नहीं जानते, सोनू घर से बाहर घूमने लगा है। आज इसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा ताकि ये भाग ना सके। तभी गली में एक व्यक्ति आया और बोला, सोनू का घर यही है क्या? सोनू के पिताजी ने देखा तो एक रिक्शे वाला अपने रिक्शे पर एक लाल रंग का फ्रिज रखे हुए है। तब सोनू के पिताजी ने मीना से कहा, लगता है किसी पड़ोसी ने नया फ्रिज मंगाया है, पर ये सोनू को क्यों बुला रहा है? मीना ने कहा, जाओ गली में पता करके आओ आखिर बात क्या है, और फ्रीज का पता लगाओ किस पड़ोसन ने मंगवाया है। सोनू की बहन ने जवाब दिया, काले राम की किराने की दुकान खूब चलती है, उसी ने मंगवाया होगा। रिक्शे वाले ने जब तक फ्रिज सोनू के घर की देहरी पर रख दिया तब मीना बड़बड़ाती हुई बोली, अरे रिक्शा वाले भैया, किसी और का फ्रिज हमारी देहरी पर क्यों रखते हो? उठाओ इसे, जिसका है वहीं ले जाओ। तब रिक्शे वाले ने कहा, मेरे पास एक रसीद है, इसमें इसी घर का पता लिखा हुआ है और नाम गोपाल लिखा है। सोनू के पिताजी बोले, हैं? गोपाल तो मेरा नाम है, पता भी हमारे घर का लिखा हुआ है, मगर हमने तो कोई फ्रिज नहीं मंगाया, शायद तुमसे कोई भूल हो गई होगी। इतने में फ्रिज की दुकान का मालिक आ गया। उसने कहा, सोनू ने पेमेंट कर दी है, यह फ्रिज अब आप लोगों का है। सोनू 1 महीने से हमारी दुकान में नौकरी कर रहा था। सोनू ने ही मुझसे कहा था कि घर में मेरी नौकरी का जिक्र किसी से मत करना, वरना मेरी माँ को दुख होगा और माँ मुझे नौकरी नहीं करने देगी। सोनू ने यह भी कहा था, जब फ्रिज के रुपए इकट्ठे हो जाए तब फ्रिज की रसीद मेरे पिताजी के नाम पर काटना। घर में पिता के होते हुए मैं रसीद में अपना नाम कैसे लिखवा सकता हूँ? मैं भी मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए नया फ्रिज खरीदा है। गली में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सोनू ने कहा, पिताजी, मैं आज के बाद बिना बताए कोई काम नहीं करूँगा। सोनू की बात सुनकर उसके पिताजी और उसकी माँ के आंसू थम नहीं रहे थे।